अक्सर हर साइकोलॉजिस्ट से ये सवाल पूछा जाता है, थेरेपी शुरू करने से पहले लोग ये पूछते ज़रूर हैं कि कितने सेशन लगेंगे हमें पूरी तरह से ठीक होने में। और कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि आप कितने सेशंस में पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। और यही वजह होती है कि बहुत से लोग थेरेपी शुरू ही नहीं करते, क्योंकि जब तक उन्हें पक्के तौर पर नहीं पता चल जाता कि कितने सेशन में वो ठीक होंगे, वो थेरेपी में आगे जाने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते, क्योंकि थेरेपी में पैसा भी बहुत लगता है। और करीब करीब हर साइकोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से तो खासकर ये सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उन पेशेंट से डील करते हैं जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर है। और मेंटल डिसऑर्डर का मतलब है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा लाचारी आई हुई है, लक्षणों से पीड़ित हैं, दवाइयाँ भी शायद ले रहे हैं, और लाइफ में जो भी बड़े बड़े गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे करियर के, एजुकेशन के, या मैरिज के, या सोशलाइजेशन के गोल्स हों, वो गोल्स पूरे नहीं हो पाते। तो इसलिए जो हेल्पलेसनेस है, लाचारी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए कितने सेशंस में ठीक होंगे इसकी उम्मीद भी ज़्यादा लगी रहती है कि पक्के तौर पर पता चले कि हम कब तक ठीक होंगे। पर साइकोलॉजिस्ट इसका क्लियर आंसर कभी नहीं देते। कुछ साइकोलॉजिस्ट शायद बड़े बड़े दावे कर दें कि हम 10 सेशन में आपको ठीक कर देंगे, 15 में ठीक कर देंगे, 2 महीने में ठीक कर देंगे। पर जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा, या ज़्यादातर जो भी दूसरे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, वो पक्के तौर पर आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप कितने सेशंस में ठीक होवोगे। अब इस चीज़ को सुन के कि भाई डॉक्टर पक्के तौर पर नहीं कह पा रहा कि कितने सेशंस में ठीक कर देगा वो हमें, ये सुन के बहुत से लोग बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स देते हैं या नेगेटिव तरह के व्यूज़ बनाते हैं। डॉक्टर जानबूझ के नहीं बता रहे कि कितने सेशन में ठीक कर देंगे, वो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, हमारे केस को लंबा खींचना चाहते हैं। डॉक्टर को पक्का ही नहीं पता है, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है कितना टाइम लगेगा, शायद इसे अपना काम आता ही नहीं है। अगर ये समझदार होता, एक्सपीरियंस्ड होता, तो पक्के तौर पर बता देता ये कितने दिन में मुझे ठीक कर देगा या कर देगी। डॉक्टर की शायद क्वालिफिकेशन ही ठीक नहीं है, डॉक्टर शायद प्राइवेट में काम करता है इसलिए ऐसा बोल रहा है, या उल्टा डॉक्टर सरकारी में काम कर रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। ना डॉक्टर को पता है कि इस बीमारी का शायद कोई पक्का इलाज नहीं है, इसलिए बताना ही नहीं चाहता, बस चाहता है कि हम जल्दी से सेशंस में आ जाएं और इसको पैसा देते रहें। बड़े सारे नेगेटिव और बड़े सारे चीप किस्म के हमारे व्यूज़ और ओपिनियंस होते हैं जब हम ये सुनते हैं कि डॉक्टर्स आपको पक्के तौर पर नहीं बता रहा कि कितने सेशन में आप ठीक होवोगे। और इस तरह के विचार रखना चीप इसलिए है, घटिया इसलिए होता है, क्योंकि कई बार हम जब जानते ही नहीं कि भाई एक साइकोलॉजिस्ट कैसे काम करता है, उसका काम करने का, उसका बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को देखने का तरीका क्या है, तो इस तरीके के बेहुदे से कमेंट्स और व्यूज़ बना लेना ना ही सिर्फ उस साइकोलॉजिस्ट की और उसके प्रोफेशन की बेइज्जती है, साथ ही आप अपने ऊपर इतनी ज़्यादती करते हो, अपने ही इलाज को मुश्किल बना देते हो। इस तरह की सोच को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की सोच तभी बनती है, इस तरह के कमेंट्स और व्यूज़ तभी आते हैं जब हम नहीं जानते कि साइकोलॉजिस्ट काम कैसे करते हैं। मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान में आज नहीं समझते कि एक साइकोलॉजिस्ट के काम करने का ढंग क्या होता है और साइकोलॉजिस्ट किस तरह से मानसिक बीमारियों को देखते हैं और उसे ठीक करते हैं। थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियोस की मदद से आइडियाज़ ले लेना, थोड़े बहुत इधर उधर के ओपिनियन बना लेना, कुछ टेक्निक सीख लेना, इतना काफ़ी नहीं होता समझने के लिए कि एक साइकोलॉजिस्ट या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे काम करता है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बीमारी को कैसे देखता है, कैसे वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक अप्रोच रखता है, इसे पहले समझना होगा, तभी जाके आप जान पाओगे कि साइकोलॉजिस्ट इतने लंबे सेशंस लेता क्यों है। कई मामलों में कई साल लग जाते हैं लोगों की अपनी लाइफ कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए, और कई बार कुछ हफ्तों से कुछ महीनों में ही लोगों की लाइफ कंडीशन बेहतर हो जाती है। कुछ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं तो वो अपने को बड़े अच्छे से संभाल लेते हैं, उनकी डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो वहीं कुछ लोग डायबिटीज़ की लंबे समय तक दवाई खाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें परहेज़ करने होते हैं, और अगर थोड़ा बहुत भी अगर वो ध्यान ना दें अपनी डायबिटीज़ पे तो उनको कई दूसरी बीमारियाँ पकड़ लेती हैं। तो जैसे अलग अलग तरह की बीमारियों में अलग अलग तरह के लेवल, इंटेंसिटी होते हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां आती हैं, वैसे ही मानसिक बीमारियों में भी लोगों की परेशानियां अलग अलग लेवल की होती हैं, और उसी हिसाब से उनके इलाज के बारे में कुछ पक्के तौर पर बोला जा सकता है। कुछ लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं कि बस बीमारी के नाम से ही पता चल जाए कि भाई डॉक्टर बताए कि कितना टाइम लगेगा, और इस बीमारी में जैसे डिप्रेशन में कितना टाइम लगता है या ओसीडी में कितना टाइम लगता है, ऐसा कुछ बताया जाए। ये भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर जब पेशेंट से मिलेगा, पेशेंट के साथ काम करेगा, तभी वो पेशेंट के ऊपर एक उम्मीद दिखा पाएगा कि भाई तुम कितने सेशन में ठीक हो जाओगे। अब इसको थोड़ा किसी दूसरे उदाहरण से समझें, एक एनालॉजी बताता हूँ। मान लीजिए एक टीचर के पास 2 स्टूडेंट आते हैं और दोनों के जो मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में वो 100 में से 50 आते हैं। अब ये जो टीचर है ये दोनों स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करता है,
टीचर ऐसा पाता है कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि ना तो ज़्यादा क्षमता रखता है, ना उसका इंटेलिजेंस लेवल हाई है, ना वो चीज़ों को जल्दी समझ पाता है, और वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी नहीं है, वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है। टीचर कोशिश करेगा कि इसको 50 से ज़्यादा 60, 65 या 70 तक खींच दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ जिससे कि इसके मार्क्स जो हैं वो 50 या 40 में जाने की बजाय 60 या 70 की रेंज में आ जाएं। क्योंकि इस स्टूडेंट को फेल होने से बचाना है, इसको बहुत ज़्यादा हाई अचीवर नहीं बनाना। पर वहीं एक स्टूडेंट है जिसके किसी वजह से 50 तो आ गए, पर टीचर ऐसा पाता है कि इसकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छे से जल्दी समझ पाता है कॉन्सेप्ट्स, ये हार्ड वर्किंग भी है, मेहनत करना चाहता है स्टूडेंट, इसको अगर थोड़ी सी गाइडेंस मिले तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, इसको अगर चीज़ें ठीक से एक्सप्लेन कर दी जाएँ तो ये जल्दी समझता है और अपना भी दिमाग लगाता है। ऐसे स्टूडेंट के साथ टीचर पक्के तौर पर कह सकता है कि इसको मैं 50 से 80 या 90 तक खींच सकता हूं, और हो सकता है कि सब ठीक रहा तो ये शायद 100 मार्क्स भी ले जाए, या 100 नहीं तो कम से कम 95-98 मार्क्स ले जाए। मतलब टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करता है तो ही जान पाता है कि स्टूडेंट कितना लेवल तक इम्प्रूव कर सकता है। पर अगर शुरू में ही एक पेरेंट कहे बता दो ये बच्चा कितने टाइम में 100 मार्क्स ले लेगा, 80 ले लेगा, टीचर कहेगा मैं नहीं जानता, मैं बच्चे को पहले पढ़ा तो दूँ, देख तो लूँ। और अगर कोई टीचर कह दे मैं 3 महीने के क्रैश कोर्स के अंदर इस बच्चे को बिल्कुल स्टार परफॉर्मर बना दूंगा, एक हाई अचीवर बना दूंगा, तो ये टीचर भी बेवकूफ़ बना रहा है और पेरेंट भी बेवकूफ़ बन रहा है, और ये स्टूडेंट भी धोखे में है कि ये टीचर मुझे ना जाने क्या ही बना देगा। तो एक चीज़ तो पक्की है कि जब तक एक थेरेपिस्ट पेशेंट के साथ काम नहीं करेगा वो नहीं कह सकता कि ये पेशेंट कितना इंप्रूव कर सकता है थेरेपी की मदद से, क्योंकि थेरेपी 1-to-1 वर्क होता है, थेरेपिस्ट और पेशेंट साथ मिलकर काम करते हैं। थेरेपिस्ट की बातों को समझना ज़रूरी है, थेरेपिस्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है, इसको ठीक तरह से अमल में लाना ज़रूरी है, तभी पेशेंट ठीक हो पाएगा। अगर पेशेंट की कैपेसिटी इतनी है कि वो अपने ऊपर काम कर सकता है तो ही वो जल्दी इंप्रूव करेगा। अगर उसकी कैपेसिटी कम है, या ये कहें कि उसके अंदर नेगेटिव बिलीव्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि थेरेपी के मामले में नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव एटीट्यूड्स मायने करते हैं, वहाँ पर इंटेलिजेंस लेवल या कोई और ऐसे चीज़ें मायने नहीं रखेंगी जैसा कि एजुकेशन में मायने रखती हैं, क्योंकि यहाँ थेरेपी की बात हो रही है, मेंटल डिसऑर्डर की बात हो रही है। यहाँ पर पेशेंट की अपनी कोपिंग कैपेसिटी, कोपिंग एबिलिटीज़ मायने रखेंगी, पेशेंट की पर्सनैलिटी मायने रखेगी, पेशेंट के क्या एटीट्यूड हैं, क्या मोटिवेशंस हैं, क्या परसेप्शंस हैं ट्रीटमेंट को लेकर, खुद को लेकर, ये सारी चीज़ें मायने रखेंगी कि पेशेंट कितना इंप्रूव करता है। शुरुआत में कॉल पे कोई कहे या कोई मैसेज में पूछे कि बताओ कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में हम ठीक हो जाएंगे, कोई साइकोलॉजिस्ट कभी नहीं बताएगा आपको, ना ही वो बता सकता है कि आप कितने टाइम में ठीक हो जाओगे, क्योंकि बीमारियों के हिसाब से नहीं कहा जा सकता कि कितने टाइम में इसका इलाज हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा गणित में कमज़ोर है तो वो ज़्यादा जल्दी अपने मार्क्स अच्छे ले आएगा, पर अगर वो सोशल साइंस में, अंग्रेज़ी या हिंदी में कमज़ोर है तो उसको लंबा टाइम लगेगा। मतलब कि सब्जेक्ट के बेसिस पर नहीं कहा जा सकता कि बच्चा कितना इंप्रूव करता है, ये बच्चे की अपनी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, रीजनिंग पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से बीमारी के नाम से, बीमारी के डायग्नोसिस पर बेस नहीं होता कि पेशेंट कितना जल्दी इंप्रूव करेगा। कई डिप्रेशन के पेशेंट्स को ठीक होने में 2 महीना लगता है और कई पेशेंट्स को ठीक होने में 2 साल लग जाते हैं। कोई एंजाइटी का पेशेंट 2 हफ्ते में ही आराम पा लेता है, किसी पेशेंट को लंबे समय में जाके आराम मिलता है। हाँ, कुछ बीमारियां ज़रूर ऐसी हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट ही एक्सपेक्ट की जा सकती है, जैसे कि कुछ सीवियर केसेस होते हैं डिप्रेशन, ओसीडी के, या स्किज़ोफ्रेनिया के, या फिर बाइपोलर या कुछ दूसरी बीमारियों के। तो बीमारी अगर सीवियर लेवल की है, या कुछ बीमारियां जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर की प्रॉब्लम्स बताई, इनमें इम्प्रूवमेंट रेट थोड़ा स्लो होता है, जबकि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी के मामलों में कई पेशेंट बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे पाते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स एक स्टैटिस्टिकल आंकड़े के बेसिस पर आपको एक अनुमान लगाते हैं, एक अंदाजतन तौर पर बताते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट्स किस तरह से, किन कंडीशंस में ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाते हैं। तो डॉक्टर क्या कहेगा कि अगर आपके लाइफ में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए आप अल्कोहल, ड्रग्स नहीं ले रहे हो, आपका फाइनेंशियल और इकोनॉमिक और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अच्छा खासा है, फैमिली में आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है, आपने पहले भी बहुत ज़्यादा इस बीमारी के एपिसोड्स एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, पिछले भी कभी किसी काउंसलिंग थेरेपी पर अच्छा रिस्पॉन्स आया था, आप अपने काम धंधे में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, किसी तरह से आप अपने को संभाल लेते हैं, आपकी नींद वगैरह अच्छी है, तो मतलब रिस्क फैक्टर्स कम है, मतलब पेशेंट की रिकवरी ज़्यादा होगी। पर इसी के उल्टे अगर किसी पेशेंट के लाइफ में रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हों,
घर के लोग उसको कुछ समझते ना हो, उसकी कोई वैल्यू ना करते हो, उसको बार बार ताने देते हो, कोसते हो, उसको बीमारी को कुछ वैल्यू ना देते हो, समझते ही ना हो, उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत लो हो, ज़्यादा कुछ पैसा वो ट्रीटमेंट पर खर्च नहीं कर सकता, या वो ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है इलाज के लिए, उसको ट्रीटमेंट पर पूरा भरोसा नहीं है, दवाओं पर ज़्यादा भरोसा है, या अभी के हालात ऐसे हैं कि जॉब नहीं है, या पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते एग्ज़ाम्स में। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर ज़्यादा होंगी तो पेशेंट की रिकवरी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। तो एक तो ये होता है कि पेशेंट के लाइफ में क्या रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है और फिर सेशंस बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं। इस तरह के रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट की जो कोपिंग एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती हैं। कोपिंग एबिलिटीज़ का मतलब है कि पेशेंट अपने लक्षणों का कितना अच्छे से सामना कर पाता है, कितने अच्छे से उन्हें समझ पाता है और कितना आसान या मुश्किल है उसके लिए सिम्टम से डील करना। पेशेंट की लाइफ में कई सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे, वो शायद हो सकता है अभी पढ़ाई कर रहा हो, अभी एग्ज़ाम देना है उसका तनाव है, या उसको अभी जॉब के लिए वेट कर रहा है, या जॉब अभी उसकी नई नई लगी है तो उसका अपना एक तनाव होता है, या पेशेंट को लगता है कि घर में उसको लोग सपोर्ट नहीं करते तो ऐसे में उसको छुप छुप कर इलाज लेना होगा। कई सारे ऐसे चैलेंजेस के साथ पेशेंट को अपने लक्षणों से डील करना होता है और ये जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं इन्हें समझना होता है। और ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स लगाने भर से पेशेंट ठीक नहीं होता, पेशेंट को अपने लाइफ के पूरे कॉन्टेक्स्ट, पूरे परिवेश पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिसकी मदद से वो अपना इलाज बेहतर कर सकता है और जल्दी रिकवर कर सकता है। तो अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से पेशेंट की कोपिंग एबिलिटी वीक हो जाएगी, ऐसे में पेशेंट के लिए रिकवर करना मुश्किल है, ऐसे में सेशंस लंबे लग सकते हैं। कोपिंग कैपेसिटी कई तरह से डिटरमाइन होती है। पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं ये उसके कोपिंग एबिलिटी को डिटरमाइन करता है। मतलब पेशेंट की अगर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता अच्छी है तो पेशेंट जल्दी डिप्रेशन ओसीडी से बाहर आ जाएगा। पर अगर पेशेंट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ महसूस करता है, लाचार महसूस करता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, प्रॉब्लम्स को ठीक तरह से एनालाइज नहीं कर पाता है, अपनी उम्मीदों से ज़्यादा चलता है, आस लगाए रहता है, प्रोकास्टिनेट ज़्यादा करता है, मतलब टालता रहता है डिसीजन लेना, दूसरों पर निर्भर करता है, ऐसे में वो अपने प्रॉब्लम्स को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाता और इस वजह से उसके लक्षण ज़्यादा गहरे में पकड़ बना के रखते हैं। ऐसा पेशेंट 5-10 सेशन में भी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव करनी होगी जिससे कि वो अपने सिम्टम्स को दूर कर पाए। साथ ही कोपिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है कि पेशेंट अपनी लाइफ में किस तरह की हॉबीज़ परस्यू कर रहा है, उसके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ में जो उसे प्लेजर देती हैं, आनंद देती हैं, उनमें कितना वो इंगेज होता है। अगर पेशेंट की लाइफ में हॉबीज़ नहीं है, एक ही जगह पड़ा रहता है, बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करता रहता है, इधर उधर की चीज़ें देखता रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो ये पेशेंट पाएगा कि वो अपने सिम्टम्स पर, अपने मेंटल स्टेट पर काम नहीं कर पा रहा। इस वजह से बीमारी दूर नहीं जाएगी, ओवरथिंक करता रहेगा, नींदें खराब हो जाएंगी, फिर बार बार नींद से स्ट्रगल करेगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा मेरी नींद ठीक नहीं है, ये दवा असर नहीं कर रही, इस दवा से ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फिर वो दवाओं में ही उलझा रहेगा, अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, अपने हेल्थ को, अपने मेंटल स्टेट को ठीक रखने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। ऐसे में उसका इलाज मुश्किल होगा, ऐसे में कई सेशन चाहिए होंगे उसको ठीक होने के लिए। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के लिए थेरेपी लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि टेक्निक सीख ली, डॉक्टर ने समझा दिया, डॉक्टर ने काम करा दिया और आप ठीक हो गए। ऐसे पेशेंट को अपने इन चैलेंजेस से भी डील करना पड़ता है, जिस वजह से सिर्फ लक्षणों पर वो काम नहीं करता, अपने दूसरे एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स पर वो काम कर रहा होता है। इस वजह से पेशेंट के लिए रिकवरी बहुत स्लो होती है। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली में कलेश होते हैं, गुस्से का माहौल है, या फैमिली में किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, इस वजह से भी पेशेंट के ऊपर तनाव आता है और उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में पेशेंट्स अगर थेरेपी में आएंगे तो वो पाएंगे कि उनको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। इनफैक्ट ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही देखा जाता है कि ये पेशेंट अपने सिम्टम के बारे में तो बात कम करता है, पर अपने आसपास की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात ज़्यादा करता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानता है कि ये जो समस्याएं मुझे उलझाई हुई हैं, अगर ये ठीक हो जाएंगी तो मेरे लक्षण भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व होंगे। कहीं ना कहीं पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड उसको अपनी अब दूसरी प्रॉब्लम्स पर ध्यान ज़्यादा दिलाता है बजाय उसके लक्षणों के। और ऐसे पेशेंट के लिए जो लक्षण है वो बड़े सेकेंडरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने लाइफ को ठीक रख लेगा तो उसके लक्षण खुद ही चले जाएंगे। इसीलिए थेरेपी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता टेक्निक सीख लेना, ओवरथिंकिंग कम कर देना, इमोशन को ठीक कर लेना, नहीं। थेरेपी के अंदर आप अपनी कोपिंग स्किल्स, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और अपनी खुद की लाइफ को हैंडल करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हो। जब उस पर काम करते हो तो बीमारी भी जाना आसान हो जाता है। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि क्योर का दूसरा नाम ही यही है अपनी कोपिंग स्किल्स इंप्रूव करना।
ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप अपना इलाज ले रहे हो मतलब आप अपनी कोपिंग स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, और कोपिंग स्किल्स इंप्रूव करना मतलब सिर्फ इतना नहीं, टेक्निक लगाना। मैं बार बार ये चीज़ पर बात करूंगा क्योंकि आप सिर्फ टेक्निक से ऑब्सेस्ड होते हो। आपको लगता है कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए, मेरा सिम्टम मेरे दिमाग से निकल जाए। ऐसे नहीं होता, इतने जादुई तरीके से इलाज काम नहीं करते। एक और फैक्टर होता है, वो होती है हमारी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी ट्रेट्स कई बार हमें ज़्यादा प्री डिस्पोज करते हैं, मतलब हमें इस हालत में ले आते हैं कि एक व्यक्ति का इलाज हो पाना मुश्किल हो जाता है और उसको लंबे समय में कई सारे सेशंस लगते हैं अपने को ठीक रखने में। कुछ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स होने की वजह से पेशेंट के अंदर काफ़ी रिजिडिटी आती है और वो अपने ढंग से अपने इलाज को आगे बढ़ाना चाहता है। उसकी अपनी एम्बिशंस, अपनी इच्छाएं, अपनी आइडेंटिटी की जो भी चाह है, मोटिवेशंस हैं, वो उसके इलाज में आड़े आती हैं। पेशेंट अपने को लाइफ में एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां वो डॉक्टर के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाता, घर के लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, और ऐसे में वो अपनी लाइफ का एक अलग रास्ता चुनने में लगा रहता है, उससे प्रीऑक्यूपाइड रहता है और इस वजह से वो अपनी बीमारी पर ठीक से काम नहीं कर पाता। इस तरह के पेशेंट को भी कई सालों लग जाते हैं अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने में। तो ये सारे फैक्टर्स मिला जुला के पेशेंट की रिकवरी को मुश्किल बनाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को लंबा समय लगता है और ज़्यादा सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह होती है कि जब थेरेपी में आप आते हो, खासकर कि मेंटल डिसऑर्डर के लिए, तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जो कि आपकी प्रॉब्लम को कई तरह से टटोलता है, देखता है, आप ऐसा पाओगे कि वो बात नहीं कर रहा जो आप सोचकर साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे। आपको लगा था ये 2-3 बातें कर देगा, काम हो गया। नहीं, डॉक्टर मतलब साइकोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकेट्रिस्ट अगर वो आपकी थेरेपी कर रहे हैं तो वो कई अलग अलग पहलुओं पर फोकस करेंगे, आपकी लाइफ के कई अलग अलग एरियाज़ को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड होंगे, ताकि वो देख सकें कि आपकी बीमारी, आपके लक्षण किस तरह से बढ़ते या कमते हैं, क्या वजहें हैं जिस वजह से आपके लिए रिकवरी मुश्किल या आसान हो सकती है, और उन पर टारगेट करके वो आपकी गाइडेंस, काउंसलिंग करते हैं। तभी आप अपनी समस्याओं से बाहर आकर अपना इलाज ले पाते हो और लक्षण दूर कर पाते हो। तो ये जो क्लिनिकल अप्रोच होती है मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने की, ये कोई ऐसी नहीं है कि बस अपने थॉट को पॉजिटिव बनाने का तरीका सीख लिया, अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करने का तरीका सीख लिया, माइंड को पॉजिटिव पीसफुल बनाने के तरीके सीख लिए। नहीं, यहाँ मामला माइंड का नहीं है, यहाँ मामला है आपके पूरे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और आपकी इमोशंस और प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की क्षमता का। उसी बेसिस पर आपके बारे में सही तरह से कहा जा सकता है कि आप कितने टाइम में ठीक हो जाओगे। और अक्सर जब कोई पेशेंट हमें मिलता है तो हम उसकी कोपिंग कैपेसिटीज़ को पहले जज करते हैं, एसेस करते हैं कि ये पेशेंट कितना अपनी हेल्प कर सकता है, अपने ऊपर कितना काम कर सकता है। अगर वो अपनी प्रॉब्लम को समझता है, खुद पर अपनी हेल्प करने के लिए तैयार है, मोटिवेटेड है और उसको हमारी बातें समझ आ रही हैं, तब उस पेशेंट के अंदर ज़्यादा उम्मीद दिखाई जाती है कि वो जल्दी रिकवर करेगा और थोड़े सेशंस में ही वो बेहतर हो जाएगा। पर अगर किसी पेशेंट की कोपिंग एबिलिटी बहुत वीक है, कैपेसिटी नहीं है, हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा है, सोशल सपोर्ट नहीं है, ताने आलोचनाएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं, कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, और ना जाने कितने पुराने एक्सपीरियंसेस का बोझ एक व्यक्ति लेकर बैठा है, इस तरह के पेशेंट को जब हम देखते हैं कि उसके अंदर क्षमता कम है, तो ऐसे में उसको ज़्यादा समय लगता ही है ठीक होने में। पूरी तरह से क्योर हो या ना हो नहीं कहा जा सकता, पर पेशेंट को एक अच्छी हालत में पहुंचने में भी कई महीने लग सकते हैं, मतलब कई सारे सेशंस लग सकते हैं, जिसमें 20-30 सेशन लगना तो बहुत आम बात है। तो इसलिए ये सवाल करना कितने सेशन लगेंगे, डॉक्टर बता नहीं पा रहा, तो डॉक्टर को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया, नेगेटिविटी रख ली, इतने नेगेटिव एटीट्यूड से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि किस वजह से लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में और कैसे लोग जल्दी ठीक होते हैं। अगर हम ऐसा समझने लगें तो हम अगर अपने ऊपर ग्लोबली ऑल ओवर हर तरह से काम करने लगें तो ही हम अच्छे से ठीक हो पाएंगे, तो ही हम लॉन्ग लास्टिंग मेंटल हेल्थ अचीव कर पाएंगे। क्योंकि मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने का काम ये कोई 1 या 2 महीने का नहीं है, इसके लिए आपको लाइफ टाइम स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, या बहुत से ऐसे कारण आएंगे जब आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी। तो हो सकता है कि आपका वो जो डिसऑर्डर का एपिसोड है वो चला जाए 2-4 महीने में, शायद दवाइयों से ही चला जाए, पर आपको फिर भी रिलैप्स का रिस्क बना रहता है और आपको अपने मेंटल स्टेट पर एक ऐसा काम करना पड़ता है जिससे कि आप या तो अपने रिलैप्स को प्रिवेंट कर सको, या अगर दोबारा कभी एपिसोड हो तो आप उसको संभालने के लिए सक्षम हो सको। अगर इतना भी कर लिया तो हम अपने लाइफ में मेंटल हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच अपना सकते हैं
और किसी भी तरह के मेंटल चैलेंजेस हों हम उनसे डील करके बाहर निकाल सकते हैं खुद को। तो ऐसे में हर बार आपको थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर अवॉइड करोगे थेरेपी को तो बार बार ज़रूरत पड़ेगी, और अगर एक दो बार में ढंग से ले ली थेरेपी तो हो सकता है लाइफ में दोबारा कभी थेरेपी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपकी मेंटल कोपिंग स्किल्स इंप्रूव हो चुकी होंगी और आप लाइफ के चैलेंजेस को अच्छे से लेना सीख जाओगे, और ऐसे में आप खुद की मदद कर लोगे और अपने को मानसिक बीमारी से जल्दी बाहर निकाल लोगे।